इंसान आगाज़ से ही कुछ सवालात के जवाबात का मुतलाशी रहा है। इंसान को इस दुनिया में क्यों कर पैदा किया गया, ये जो इंसानी ज़िंदगी है इसके मकासद क्या हैं, और इस इंसानी ज़िंदगी के बाद आने वाली जो ज़िंदगी होगी वो किस तरह की होगी और इंसान को किस तरह से उसकी तैयारी करनी चाहिए। इन सवालात के जवाबात कभी फ़लसफ़ा, कभी मज़हब और कभी साइंस हमें देती रही। आज के दौर का तज्ज़िया किया जाए तो साइंस का रिश्ता सोसाइटी के साथ काफ़ी गहरा नज़र आता है। एक तरफ ये भी कहा जाता है कि साइंस जिस कदर तरक्की करती जाती है सोसाइटी में भी उसी तरह से सोशल चेंज आता जाता है। दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि इंसान जैसे जैसे अपनी ज़रूरियात बढ़ाता जाता है साइंस को उसके ताबे होना पड़ता है। साइंस का सोसाइटी के साथ ख़ासकर आज के दौर में क्या रिश्ता है, किस नौइयत का रिश्ता है और इसका फ्यूचर क्या है, इन तमाम सवालों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसन अमीर शाह। डॉक्टर साहब साबका वाइस चांसलर हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के और आजकल फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में डीन ऑफ साइंसेस के तौर पे काम कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि साइंस का हमारी सोसाइटी से रिश्ता क्या है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हम बहुत खुश हैं कि आपने नौरंग टॉक्स के लिए वक्त निकाला, आज आप हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका क्योंकि बड़ा वर्सेटाइल तजर्बा भी है, आप फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट में पढ़ाते रहे हैं और फ़िज़िक्स आपका सब्जेक्ट है, फिर आप वाइस चांसलर भी रहे गवर्नमेंट कॉलेज में और अब आप डीन ऑफ साइंसेस भी हैं फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज में। तो आपसे हम दो बेसिक टॉपिक्स पे बातचीत करेंगे। एक तो साइंस का सोसाइटी के अंदर क्या रोल है, उसको आप किस तरह से देखते हैं, और ख़ासकर पाकिस्तान की जो सोसाइटी है उसमें साइंस को किस तरह से परसीव किया जाता है, और दूसरी तरफ हम बात करेंगे जो एजुकेशन का सिस्टम है उसके हवाले से कि उसमें किस तरह से जो सुखम मौजूद हैं उनको बेहतर किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम जब सोसाइटी और साइंस का रिलेशनशिप आपस में देखते हैं तो आपका क्या ख्याल है कि ये जो सोसाइटी है वो डिटर्मिन करती है साइंस की डायरेक्शन को, या कि साइंस जिस तरह से डेवलप हो रही होती है उसकी वजह से सोसाइटी डेवलप होती है उसके पीछे पीछे? मेरा ख्याल है इसका कोई इस तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड या लीनियर जवाब नहीं है कि पहले ये और फिर दूसरी चीज़। ये दे आर इंटर रिलेटेड कि एक डेवलपमेंट या एक एटीट्यूड जो है वो दूसरे को फीड इन करता है। कई जगह साइंस या टेक्नोलॉजी जो है वो लीड करती है और कई दफ़ा सोसाइटी जो है उसकी तरफ से कोई डिमांड आता है या वो कुछ करने की कोशिश करते हैं तो साइंस को भी एक डायरेक्शन मिल जाती है। स्पेशली जब हम बात करते हैं अप्लाइड साइंस की या हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो दैट कैन ऑफन बी डिमांड ड्रिवन। प्योर साइंस जो है वो ज़्यादा क्यूरियोसिटी ड्रिवन होती है, तो उसमें शायद साइंस या साइंटिस्ट या टीम ऑफ साइंटिस्ट जो हैं वो लीड लेते हैं। बट समटाइम्स इंडस्ट्री की तरफ से रिक्वायरमेंट या सोसाइटी की रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा अप्लाइड साइंस को अप्लाइड फील्ड्स में वो शायद एक ज़्यादा बड़ा ड्राइविंग फैक्टर बन जाता है। तो हमारे यहाँ तो मेरा ख्याल है शायद दोनों चीज़ें ही एब्सेंट हैं। अप्लाइड साइंस भी उस तरह से एब्सेंट है बिकॉज देयर इज़ नो डिमांड ड्रिवन साइंस एज सच। तो क्योंकि इंडस्ट्री इस मुल्क में तकरीबन ना होने के बराबर है और जो है भी वो ज़्यादातर बाहर से इम्पोर्टेड मशीनरी आई उन्हीं की सब आ गई जो है उन्होंने उसकी अगर कोई डेवलपमेंट भी करनी है तो वो भी वो बाहर से होती है। कुछ एरियाज़ में जैसे बायोलॉजी में या बायोटेक्नोलॉजी में हम देखते हैं कि
कुछ चीज़ें ऐसी डेवलप हो रही हैं जिसका एग्रीकल्चर के साथ और इन चीज़ों के साथ ताल्लुक़ है। या केमिस्ट्री की कुछ ब्रांचेस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, डाइंग इंडस्ट्री में उनका कोई ना कोई जो है वो एप्लीकेशन निकल आती है। बट बाय एंड लार्ज यहाँ पर उस तरह की इंडस्ट्री नहीं है जो आकर फंड करे साइंस या इंजीनियरिंग या अप्लाइड साइंस के प्रोजेक्ट्स को और यूनिवर्सिटी से वो डिमांड करें कि आप हमको ये चीज़ डेवलप करके दें, हम आपको ये फंडिंग देने के लिए तैयार हैं। दैट इज़ नॉट, वेरी रेयरली मे बी दैट हैपन्स। बाकी दूसरी साइंस जो है वो, या दूसरा पहलू जो है वो क्यूरियोसिटी ड्रिवन है कि साइंटिस्ट अपने तौर पर देखता है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना। बट दैट इज़ नॉट टू से कि एक की वैल्यू दूसरे से ज़्यादा है, बिकॉज जो हमने साइंस की हिस्ट्री में देखा है या जिस तरह से डेवलपमेंट हुई कि बहुत सी जो चीज़ें बहुत प्योर साइंस समझी जाती थी, सिर्फ क्यूरियोसिटी ड्रिवन चीज़ें समझी जाती थी, सडनली दे फाउंड कि उनकी बहुत बड़ी एप्लीकेशन है। इसमें अगर आप चाहें तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जी। जब 19वीं सदी में इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म पर काम करना होना शुरू हुआ तो मैक्सवेल ने वो सारी जो काम था उसको ही समड इट अप इन अ फ्यू इक्वेशंस। दे आर पॉपुलरली नोन एज मैक्सवेल्स इक्वेशंस। तो उस वक्त किसी ने लिखा कि ये बहुत एलिगेंट इक्वेशंस हैं मगर इनका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं। सडनली आपने देखा रेडियो वेव, रेडियो आ गया, एक्सरेज आ गई, ये सब उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की एप्लीकेशंस थी जो एकदम से आ गई। और मार्गरेट थैचर ने एक अपनी स्टेटमेंट में कहा कि द वर्थ ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशंस इज़ मोर देन द वर्थ ऑफ द ब्रिटिश स्टॉक एक्सचेंज। फिर लेज़र्स में भी यही हुआ। जिन लोगों ने लेज़र्स के ऊपर काम किया, जिन्होंने लेज़र्स के बानी जो समझे जाते थे, जो 3 लोग जिनको नोबेल प्राइज़ मिला, उनमें से एक ने जीसीबी विज़िट किया था अबाउट 15 years ago। तो उनसे मैं ही वो सेशन उसको लुक आफ्टर कर रहा था, तो मैंने क्वेश्चन आंसर जब शुरू हुए तो मैंने उनसे कहा कि आपका काम जो है उसकी बहुत एप्लीकेशंस हैं, सीडी प्लेयर से लेकर सर्जरी से लेकर आंखों के इलाज से लेकर लेज़र इस्तेमाल होते हैं। तो मैंने कहा कि प्रोफेसर टाउन्स आपके जहन में क्या एप्लीकेशन थी जब आपने काम किया? तो उन्होंने कहा एप्लीकेशन का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, मुझे ये चीज़ इंटरेस्ट करती थी, मैंने की और उसके बाद कहते हैं मैंने और काम शुरू कर दिया, मैंने लेज़र्स की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा। बट वो चीज़ें इस तरह से डेवलप होती हैं। तो हमारे यहाँ अभी हम बहुत दूर हैं उस स्टेज से। मतलब ये जो एक हम ये कहते हैं कि जब भी किसी सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट को हमने देखना हो तो जाहिर है वो किसी एक रूल ऑफ थंब के नीचे नहीं हो सकती, बल्कि उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की सोशल चेंजेस भी आ रही होती हैं और जिसमें फ़िज़िकल चेंजेस जो साइंस के ज़रिए आते हैं उसका बड़ा रोल होता है। तो उसके लिए ख़ास तरह की क्रिएटिव इमेजिनेशन जो शायद आइंस्टाइन के पास थी, मैक्सवेल के पास थी, मार्कोनी के पास थी, लेकिन वो आप इंडिविजुअल टैलेंट्स की बात कर रहे हैं जी, अब्दुल सलाम के पास थी जी, इसी माशरे में पैदा हुए ना वो जी। बात ये है कि आप नॉलेज को और एजुकेशन को एज ए सोसाइटी या आप क्या अहमियत देखते हैं, जिसको हम इस्लामिक पीरियड का सबसे गोल्डन दौर कहते हैं, जो खलीफा हारून रशीद और मामून रशीद और अब्बासी कैलिफेट का जो दौर था, उन्होंने दे रियलाइज्ड कि अगर आपने बाकी किसी एम्पायर के ऊपर एज लेनी है तो वो आपकी सिर्फ नॉलेज से हो सकता है। और सो उन्होंने उस वक़्त की जो भी दुनिया थी जहाँ तक उनका असर था, उन्होंने दे गैदर्ड इन बगदाद द बेस्ट माइंड्स जो उस वक़्त अवेलेबल थे। और उसमें कोई मजहबी एंगल नहीं था। वो स्कॉलर्स जो थे वो ईसाई भी थे, यहूदी भी थे, मुसलमान भी थे। इसी तरह स्पेन में जब मुसलमान गए वहाँ पर भी बहुत सा गोल्डन पीरियड रहा साइंस का, जो इवेंचुअली साइंस बनी रिनेसांस की, जो यूरोप में आया वो यही फाइंडिंग्स। बिल्कुल सही बात। और इन्होंने ग्रीक ट्रेडिशन से भी लिया, इंडियन सिविलाइजेशन से भी लिया, चाइनीज सिविलाइजेशन से भी लिया। दे वर ऑब्सेस्ड विद दिस थिंग। वो अपने लोग भेजा करते थे डिफरेंट जगह से डिफरेंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स और डॉक्यूमेंट्स और तरीक़ाकार मेडिसिन के हवाले से एक्सेट्रा इकट्ठे करने के लिए। तो वो एक
सोसाइटी का या रूलर्स का वो एटीट्यूड जो था, दैट हेल्प देम। बट उन्होंने फिर साइंस में से जो निकला वो ठीक है, जैसे भी उन्होंने उसकी डेवलपमेंट हुई वो अपने तौर पर होती गई, बट दे मेड श्योर कि उनके कैपिटल में लाइब्रेरी भी हो, बेस्ट स्कॉलर्स भी हो, और वो फ्रीली वहाँ बैठकर काम करें। यानी ये जो अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल नॉलेज के जो मुख्तलिफ सिस्टम्स या नॉलेज की फॉर्मेशन पे अगर हम गौर करें तो ज़ाहिर है उसमें सबसे ज़्यादा बेसिक अहमियत कॉग्निटिव या मेंटल जो एक्टिविटी है उसको कहा जाता है, और उसके साथ दैट इज़ ऑब्वियसली मीडिएटेड विद द लैंग्वेज। अब इसमें ये जो फिज़िकल साइंस है इसका रोल आप कितना देखते हैं? ये इनएविटेबल है या तारीख़ में ये कहाँ पे उसके साथ जुड़ी, और ये कितनी अहमियत की हामिल है कि जो एक तरफ तो मेंटल एक्टिविटी है जी जो नॉलेज को फॉर्म कर रही है, साथ ही साथ ये फिजिकल मतलब इंडस्ट्री लग जाती है, बल्ब बन जाता है, ये सारी चीजें चिकन एंड एग वाला प्रॉब्लम है। हाँ। कि आप क्या चीज पहले आती है। सही। कभी कुछ पहले आता है, कभी कुछ पहले आता है। सही। वन ड्राइव्स द अदर। अगर टेक्नोलॉजी में आप बहुत सी इंस्ट्रूमेंट्स नहीं डेवलप करेंगे तो आपने जो साइंस की है उसकी वेरिफिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होगी। So sometimes one takes the lead, sometimes other demands के उस तरह की चीज़ें जो हैं वो बनाई जाएं और वो की जाएं। So मैंने शुरू में भी कहा कि ये कोई लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, इट इज़ नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड कि ये हुआ तो फिर ये होगा। दे आर इंटररिलेटेड, समटाइम्स वन ड्राइव्स द अदर, दे आर बोथ रिलेटेड। तो सर ये जो साइंस है ये आप ये समझते हैं कि ये हमें मेटा नैरेटिव्स की तरफ लेके जाती है या कि नहीं लेके जाती, कि माइक्रो नैरेटिव मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम मिसाल के तौर पे देखें कि आज के दौर में ये जो क्लाइमेट चेंज है इसकी बहुत ज़्यादा बात की जाती है, तो ये ग्लोबली एक इशू समझा जाता है। लेकिन आप देखें कि अगर आप इंडिजिनस मुख्तलिफ लोकेशंस में जाते हैं वहाँ पे देखते हैं कि हर जगह की क्लाइमेट जो चेंज है या क्लाइमेट कंडीशन मुख्तलिफ है, तो शायद उनको चेंजेस भी मुख्तलिफ चाहिए होंगी। तो वो किस तरह से रिलेट कर सकते हैं इस ग्लोबल? देखिए वो तो आप एक ब्रॉड व्यू ही ले सकते हैं ना कि ग्लोबली क्या हो रहा है। अगर आप क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, आप किसी एक जगह की पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक्स की वजह से वो उस ग्लोबल चेंज के बरक्स चल रहा हो तो वो तो एक और बात है। सो यू विल लुक एट द प्रॉब्लम ग्लोबली। बहुत सा प्रॉब्लम जो एनवायरनमेंट का क्रिएट हुआ है वो शायद डेवलपमेंट की वजह से हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हुआ है, कोल की बर्निंग की वजह से हुआ है, ज़्यादा गाड़ियों की वजह से हुआ है। मगर उसकी सलूशन जो है वो भी साइंस में ही है कि आपने किस तरह से इन चीज़ों को कंट्रोल करना है, किस तरह से कार्बन एमिशंस को कम करना है। उसमें आप ये भी कह सकते हैं कि जी आप गाड़ियां चलानी बंद कर दें या कम कर दें, और उसमें ये भी हो सकता है कि आप इस तरह की गाड़ी बनाएं जिसमें ये इमिशंस जो हैं इनका रोल जो है वो कम हो। सो यू ट्राई टू ब्रिंग डाउन दोज थिंग्स। तो कुछ चेंजेस नेचुरल होती हैं। इस केस में द ओवरवेलमिंग व्यू इज कि इसमें ह्यूमन एक्टिविटी का भी एक सब्सटेंशियल हिस्सा है। तो जो नेचुरल चेंजेस आ रही हैं, जो सिक्लिकल चेंजेस हैं विच टेक प्लेस ओवर मेनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, उनके ऊपर तो आपका कंट्रोल नहीं है। मगर आप अपनी एक्टिविटी को किसी ना किसी हद तक मॉडिफाई कर सकते हैं कि आप इस तरह की चेंजेस को रोकें या स्लो डाउन करें। और उसके साथ साथ दुनिया ने तरक्की भी करनी है, लोगों को जॉब्स भी चाहिए, खाना भी खाना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दे आर बोथ इंटररिलेटेड थिंग्स। हम देखते हैं कि बहुत से मुल्क अपोज करते हैं, सबसे ज़्यादा अमेरिका अपोज करता है जो भी रियो प्रोटोकॉल हुआ ये सब कुछ हुआ। तो बट they will eventually be forced to look at the globe in the same way as the others are, क्योंकि वो तो सबका ही है और सब कुछ ये ना सर ये क्वेश्चन मेरे जहन में आने की वजह एक आर्टिकल बना जो मैंने कुछ अर्सा पहले पढ़ा था, और उसमें उन्होंने बताया था कि ये जो कैलाश वैली है जी वहाँ पे एक इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट तो सूरी जजेक एक सिस्टम है उनका। अच्छा। और उसके तहत वो सन को मून को ऑब्जर्व करते हैं, अपनी उनकी ऑब्जर्वेशन होती है और उसके मुताबिक वो लाइव स्टॉक और जो भी फार्मिंग करते हैं वो सब कुछ वो लेके चलते हैं। तो वो क्लाइमेट चेंज को भी अपनी उसी ऑब्जर्वेशन के सिस्टम के तहत ही, जो कि मैं समझता हूँ कि एक इंडिजिनस नॉलेज की फॉर्मेशन है उनकी अपनी, वो उसके तहत ही उसको टैकल करना चाह रहे हैं। एट अ स्मॉल स्केल मे बी दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। मगर आप अगर उसको ग्लोबली देखें तो फिर वो उस छोटे से वैली में क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है दैट मे नॉट बी
दैट सिग्निफिकेंट। हाँ, क्योंकि अब देखें मगर वो उनकी जो इंडिजिनस प्रैक्टिसेस हैं जो सदियों से चलती आ रही हैं, वो मे बी दे विल ऑल्सो गेट डिस्टर्ब। अक्सर लोग बात करते हैं हमें अपने क्रॉपिंग पैटर्न्स चेंज करने पड़ेंगे, अब कब बीजते हैं और कब उसको आप हाँ, क्योंकि सारे एनवायरनमेंट में जो है वो चेंज आ रही है। लेकिन अब इसमें एक और बात भी है कि जो बायोडाइवर्सिटी है, अगर उस पर हम देखें कि जितने भी ये जो मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ लाइफ अवेलेबल हैं, उसके साथ जो इंसान का रिलेशनशिप है वो भी उसकी इंडिजिनस जो वैल्यूज़ और जो तरीक़ाकार हैं उनके साथ काफ़ी जुड़ा हुआ होता है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ एग्रीकल्चर ज़्यादा है तो वहाँ पे गाय के साथ इंसान का रिलेशनशिप मुख्तलिफ होगा, और जहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे और किस्म का होगा। मगर दुनिया मैकेनाइजेशन की तरफ जा रही है, और शायद इस प्रोसेस में हमने बहुत सी जो हमारी थाउजेंड्स ऑफ इयर्स की जो रिलेशनशिप्स थी वो भी तब्दील हो गई। बिल्कुल सही। अब हम इवन इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक पाकिस्तान, आपको हल चलता हुआ अब कम नज़र आता है, बहुत कम नज़र आता है। आपको ट्रैक्टर नज़र आएगा, आपको कंबाइन नज़र आएगा, जो तो इसलिए वो चीज़ एवरीथिंग चेंजेस, और आप ना ही फोर्स कर सकते हैं लोगों को कि जी वो उसी तरीके से करें। उन्होंने भी तो, उनकी भी तो ख्वाहिशात हैं, दे ऑल्सो वांट टू डू थिंग्स, दे वांट कि ये सब चीज़ें चेंज हो, उनके लिए आसानियाँ पैदा हो। मगर ये बैलेंस हमको ढूंढते रहना पड़ेगा, ये कभी कांस्टेंट और फिक्स नहीं हो सकता। अब इसमें सर एक बड़ा फिर पर्टिनेंट क्वेश्चन जो मैं आपसे करना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि कॉलोनियल इम्पैक्ट क्योंकि बहुत ज़्यादा रहा हमारे ऊपर ख़ासकर, तो हमें अब इंडिजनाइज करना चाहिए नॉलेज को और अपनी इंडिजिनस वैल्यूज़ की तरफ जाना चाहिए। तो जब हम ये बात करते हैं तो वो सिर्फ एक कॉग्निटिव एक्टिविटी या लैंग्वेज के हद तक की रह सकते हैं, जब साइंसेस की तरफ जाते हैं तो वी हैव टू बी ग्लोबल। इवेंचुअली तो आई थिंक हमको वी विल बी ग्लोबल, मोर एंड मोर ग्लोबल। जैसे जैसे कम्युनिकेशन जो है, जितनी कम्युनिकेशन आज है, मेरा ख्याल है कभी भी इसके करीब इससे पहले नहीं थी। बिल्कुल सही बात। इंटरनेट आपके मोबाइल फ़ोन पर सारा अवेलेबल है। बिल्कुल सही बात। बाकी कदरें आप क्या बनाते हैं, वैल्यूज़ आपकी क्या बनती हैं, या आप किस चीज़ को किस तरीके से अप्रोच करते हैं, उसमें फिर आई थिंक हमारी जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं जो हिस्टोरिकली चलती आ रही हैं, आई एम श्योर दे आर गोइंग टू प्ले रोल, अगर हम एक्टिव हैं। अगर हम नहीं हैं तो फिर हम लोगों की बनाई हुई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते रहेंगे। जापान में फॉर एग्ज़ाम्पल द वे बिजनेसेस वर्क, जो उनका रिलेशनशिप है विद देयर इंडस्ट्री, वो मुख्तलिफ है फ्रॉम द वे अमेरिका में है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ये चीज़ है। फिर आप इंटरप्रेट चीज़ों को कैसे करते हैं, आप सिर्फ उसी एक तरीके से इंटरप्रेट करेंगे या इंटरप्रिटेशन के तरीके फ़र्क है। सो आई थिंक दैट इज़ वेयर द डिफरेंस विल लाई और स्टिल लाइज इन द वे दुनिया में लोग फ़र्क तरीके से किस तरह से असेस करते हैं एक चीज़। मगर अगर आप प्योरली टेक्नोलॉजी की और प्योर साइंस की बात करते हैं तो वो ऑफ कोर्स फिर उसमें वो ग्लोबल एस्पेक्ट जो है वो बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है। बिल्कुल सही। दैट्स व्हाट आई थिंक। बिल्कुल सही बात है सर। और आपने अभी कुछ देर पहले इस तरफ हल्की सी बात भी की थी कि जाहिर है समटाइम्स जो साइंस है वो इंडस्ट्री जो डिमांड कर रही है या जो मार्केट डिमांड कर रही है उस लिहाज से भी चीज़ें चल रही होती हैं। तो अगर सर हम इनको पढ़ें लियोटार्ड को या बॉडीलार्ड को, तो वो अपनी बुक्स में जो पोस्ट मॉडर्निज्म पे लिख रहे हैं तो वो इसको बड़ा क्लियरली बताते हैं कि आज के दौर में क्योंकि जो रिसर्च भी अगर साइंस ने भी करनी है तो जो कैपिटलिस्ट है वही उसको फंड कर रहा होता है। तो IBM के पास ही सारा कुछ आएगा, तो अब वो डिसाइड करता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन हमने आगे भेजनी है और आगे नहीं। लार्ज सही है जो आप बात कर रहे हैं, मगर कहीं साइंस के अपने भी डिमांड्स हो जाते हैं। अगर आप जो बहुत बड़ी बड़ी एक्सपेरिमेंट्स हैं दुनिया में, जैसे CERN की एक्सपेरिमेंट है जो इतना बड़ा पार्टिकल एक्सेलरेटर है जिसका 27 किलोमीटर का सर्कमफ्रेंस है, जो आधा फ्रांस में है आधा स्विट्ज़रलैंड में है। अब वो कोई डायरेक्टली किसी कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन के साथ उसका शायद रिलेशनशिप नहीं बनता, मगर उनको वो फंडिंग ज़रूर मिल जाती है क्योंकि उन मुल्कों में दौलत जो है वो बहुत है, एंड पीपल कैन अफोर्ड दिस लग्जरी के वो साइंस फॉर साइंस सेक के लिए करें।
या स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए चीज़ें जब शुरू हुई जानी, आई डोंट नो उस वक़्त क्या था लोगों के जहन में कि इससे उनको इमीडिएटली क्या बेनिफिट मिलेंगे, मगर आई थिंक जो हमारा नेचर है कि वी ऑलवेज वांटेड टू एक्सप्लोर, हम वी वांट टू यू नो कॉन्कर और सॉर्ट ऑफ सी न्यू थिंग्स के, मतलब इधर से लोग चले और उन्होंने अमेरिका को जाकर दरियाफ्त कर लिया, वो तो पहले भी थे, लोग वहाँ भी रहते थे, मगर इस जो नैरेटिव है इसमें तो वो यही था कि दे डिस्कवर्ड, कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर कर लिया। सो वो एक जो क्यूरियोसिटी है, बेबी उसमें ट्रेड के एस्पेक्ट भी आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है, वो सारा इस चीज़ को ड्राइव करती है। मगर एक बंदा है जो माउंटेनियरिंग कर रहा है, जो पहाड़ की चोटी के ऊपर चढ़ना चाहता है, वो भी किसी ना किसी जो इंटरनल उसका ख्वाहिश है उसके साथ वो उस चीज़ को लेकर चल रहा है, टू ट्राई टू एक्सप्लोर व्हाट इज देयर और ट्राई टू कॉन्कर समथिंग और डू समथिंग न्यू। So that is very important. In short we can say कि हम ये नहीं कह सकते कि साइंस को कोई या उसकी एक डायमेंशन को हम वही रूल ऑफ थंब बना के कह सकते हैं कि बस इसके मुताबिक ही अब चीज़ें चलेंगी। हाँ बिल्कुल सही है, मगर इतनी गुंजाइश होनी चाहिए। अगर जो ज़्यादा डेवलप माशरे हैं उनमें है कि वो कुछ हिस्सा प्योर साइंस के लिए ज़रूर रखते हैं। बिल्कुल सही बात। और कुछ हिस्सा नेचुरली उनके पास इंडस्ट्री की तरफ से या उनकी डिमांड्स की तरफ से आ जाते हैं। सो इट हैज़ टू बी अ मिक्सचर। रेशियो क्या है वो कोई फिक्स नहीं है, बट बाय एंड लार्ज वी सी के प्योर साइंस के लिए, जिसको हम क्यूरियोसिटी ड्रिवन कहते हैं, उसके लिए एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ फंडिंग जो है वो रखी जाती है। सही। हम अभी इस गेम में बहुत नए हैं। इट्स ओनली बीन 20 ईयर्स के ACC बनी और यूनिवर्सिटीज़ को कुछ पैसे मिलने शुरू हुए और यहाँ रिसर्च शुरू हुई, और अब धीरे धीरे वो सोशल साइंसेस को भी कुछ ना कुछ एटलीस्ट वादे किए जाते हैं कि वो मिलेगा ताकि वहाँ भी डेवलपमेंट हो। बट दीज आर सस्टेन्ड एफर्ट्स एक लंबे अरसे के लिए कि आप उसके रिजल्ट्स जो है वो देखने शुरू करते हैं, मगर उसके साथ साथ और चीज़ें भी ज़रूरी हैं कि आपके मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो, आपके मुल्क में इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो, तो वो चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो सर अब इसमें मैं थोड़ा सा इस बारे में ज़रूर आपका व्यू लेना चाहता हूँ कि अगर हम स्पेसिफ़िकली पाकिस्तानी सोसाइटी की बात करें, तो ये जो हम क्यूरियोसिटी की बात कर रहे हैं या क्रिएटिव इमेजिनेशन जो एक इंडिविजुअल की हो सकती है, हमारी जैसी सोसाइटी के अंदर इसको बढ़ाने के लिए आप क्या समझते हैं कुछ किया जा सकता है? कि देखें, आपको अपनी यूनिवर्सिटीज़ को स्ट्रेंथन करना चाहिए, आपको वहाँ पर एक फ्रीडम होनी चाहिए टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। साइंस करने की फ्रीडम तो शायद ज़्यादा आसान होती है, सही, मगर अगर आप क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं, लिटरेचर में बात कर रहे हैं या सोशल साइंसेस में बात कर रहे हैं, तो वहाँ हमको घबराना नहीं चाहिए। सही कि हम किसी को ख़तरा पड़ जाएगा हमको अगर किसी ने वो बात ना की जो स्टेट नैरेटिव के साथ जुड़ती नहीं है। बिल्कुल सही बात। तो वो कॉन्फिडेंस या वो हमको अपने आप में वो इस तरह का शऊर जो है उसको पैदा करना होगा, उसको इनकरेज करना होगा कि दैट फ्रीडम शुड बी देयर टू डू दीज थिंग्स। अब सर इसके लिए अगर हम ये यूनिवर्सिटीज़ की ही बात करें तो मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स वहाँ पे पाए जाते हैं। एक हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा वॉल्स बना दी जाती हैं डिसिप्लिन्स के दरमियान में, जबकि अगर आप ग्लोबली देखें तो अब तो इंटरडिसिप्लिनैरिटी की तरफ दुनिया जा रही है। तो हमारे यहाँ अभी ये एटीट्यूड इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ। वो चीज़ें एक एवोल्यूशन है कि क्यों लोग उधर गए, या किसी ने कहीं बैठकर सोचा कि डिसिप्लिनरी होनी चाहिए, सही, या चीज़ें इस तरीके से इवॉल्व हुई कि फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है या बायोलॉजी के साथ उसका इंटरेक्शन शुरू हो गया और बहुत से ओवरलैप्स आने शुरू हो गए। तो ये चीज़ें इवॉल्व भी करती हैं। चूँकि हमारे यहाँ अभी वो चीज़ें उस तरीके से नहीं हुई हैं, तो शायद हमारी वॉल्स जो हैं जो ट्रेडिशनली बनी हुई हैं बिटवीन दीज डिसिप्लिन, जो पिछले 150-200 साल से बनी हुई हैं, पहले भी नहीं थी। पहले फिलॉसफी या नेचुरल फिलॉसफी के बैनर के नीचे सारा कुछ आ जाता था। बिल्कुल। फिर ये डिवीज़न हुई, अब फिर शायद एट अ हायर लेवल थिंग्स आर कमिंग टुगेदर अगेन। तो मेरा ख्याल है अगर आप लगे रहें तो वो चीज़ें आई थिंक दे ऑटोमेटिकली इवॉल्व इन दैट डायरेक्शन। शायद सोशल साइंसेस में वो हो रही हैं कि शायद पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट और हिस्ट्री डिपार्टमेंट
या कोई और इस तरह का डिपार्टमेंट, वो लगभग एक ही चीज़ें कर रहे हो बट स्लाइटली डिफरेंट अप्रोचेस। सो दिस शुड बी इनकरेज्ड। ये मतलब उसको रोकना नहीं चाहिए। ये सर जो मेरी ऑब्जर्वेशन है ना, वो सोशल साइंसेस के अंदर डिसिप्लिन्स के दरमियान में अब वॉल्स जो हैं वो थोड़ी सी कमज़ोर होना शुरू हुई हैं, और दूसरी तरफ अगर हम साइंसेस में जाएं तो वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह बायोटेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट है पिछले चंद डेकेड्स में, तो उस पर अगर हम गौर करें तो जाहिर है वहाँ पे जैसे ही ड्रग्स की, मेडिसिन की, एग्रीकल्चर की ज़रूरत पड़ती है तो सब रिलेटेड है। आप ये सारी साइंसेस देख लें, वो रिलेटेड हो जाती है। लाइफ साइंसेस जिनको आप कहते हैं, शायद पहले ज़्यादा हम कहते थे जी ये ज़ूलॉजी है, ये बॉटनी है, ये कुछ और है। अब आप लाइफ साइंसेस की इकट्ठे बात करते हैं, और बहुत सी जगह पर उन्होंने ये फ़र्क डिपार्टमेंट्स के लेवल पर शायद ख़त्म करके उसको लाइफ साइंसेस का नाम दे दिया, बिकॉज नाउ दे आर सीइंग कि आप इन चीज़ों को इकट्ठे फ्रॉम द सेम बेसिस आप उनको स्टडी कर सकते हैं। और बायोकेमिस्ट्री जिसमें डेवलप हुई, तो नाम से ही आपको पता है कि ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री का कोई ना कोई यहाँ पर they have united together in certain fields of their sub-fields of their subjects to develop this। उसमें से जब टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस निकली कि ये चीज़ें जो हैं ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकती हैं, तो वो बायोटेक्नोलॉजी का नाम बन गया। तो बहरहाल हमको सबको एक दूसरे की डिसिप्लिन्स की अब ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब बायोलॉजी में भी जो लोग थियोरेटिकल बायोलॉजी करते हैं, दे यूज़ अ लॉट ऑफ मैथमेटिक्स, दे यूज़ अ लॉट ऑफ फिज़िकल लॉज, और कई लोग कहते हैं कि जो हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग है दैट इज़ इवेंचुअली गोइंग टू बी डिटरमिन्ड बाय क्वांटम फिजिक्स। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये वॉल्स को कम कर रही हैं। हमारे यहाँ शायद चूँकि अभी साइंटिफिक एक्टिविटी उस स्केल पर नहीं है, तो हमको वो चीज़ें उस तरह से होते हुए नज़र नहीं आ रहे। बट वी शुड ऑलवेज होप फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर और हैव अ पॉजिटिव आउटलुक के होपफुली इट विल ऑल हैपन हियर ऑल्सो। यस सर। और ये अगर हम सर ये सोशल साइंसेज एक तरफ और एक तरफ ये जो फिज़िकल साइंसेज हैं इनको देखें, तो मुझे ऐसा लगता है सबसे करीबी रिश्ता जो है वो फ़िलासफ़ी और साइंस का है, क्योंकि क्यूरियोसिटी को अगर हम बेस बनाएं तो वो, और डाउट करने को, तो वो फ़िलासफ़र्स के यहाँ बहुत देर पहले मौजूद था। फिर जब ये एम्पिरिकल एविडेंस जैसे जैसे साथ लगता जाता है तो फिर ये साइंस की शक्लें ज़्यादा डेवलप हो जाती। आप क्या समझते हैं कि ये जो साइंसेस हैं ये फ़िलासफ़ी का गला घोंट रही हैं, या फ़िलासफ़ी की ये बेहतर उसको बढ़ा रही हैं? क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि फ़िलासफ़ी की तो शायद अब ज़रूरत नहीं रही क्योंकि देयर इज़ साइंस। नहीं, आई थिंक पीपल स्टिल नीड टू लुक एट ब्रॉडर इश्यूज जो सिर्फ साइंस से कवर नहीं होते। मतलब इसलिए इस चीज़ को कहना कि उसकी ज़रूरत नहीं है, दैट आई वुड डिसएग्री विद। कई दफ़ा ज़रूरत लोग बहुत इकोनॉमिक टर्म्स में सोचते हैं। एग्जैक्टली कि ये पढ़कर नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। फिलॉसफी इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट दैट। यस। मगर क्या ज़रूरत नहीं है, या दुनिया भर में लोगों ने वो काम करना बंद कर दिया, दैट इज़ द थिंग। और ये चीज़ें हर जगह होती हैं। आप वेस्ट में भी, इंग्लैंड में भी, मुझे याद है जब मैं वहाँ पोस्ट डॉक कर रहा था तो कई जगह पर वो कई डिपार्टमेंट्स बंद कर रहे थे या वो मर्ज कर रहे थे। सो ये चीज़ें होती रहती हैं। एज लॉन्ग एज यू नो ओवरऑल थिंग्स आर ओके, थिंग्स विल हैपन। हमारे यहाँ ओवरऑल अभी बहुत कमी है, बहुत कमी। सो वी शुड होप फॉर द बेस्ट। वी शुड होप फॉर द बेस्ट, बिकॉज इफ़ यू डोंट होप तो फिर तो आप बिल्कुल हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात है। सो सोसाइटी का जो साइंस के साथ रिश्ता है, हमें इस डिस्कशन में पता चला कि वो लीनियर तो नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि मुख्तलिफ खित्तों में रहने वाले जो इंसान हैं उनका रुझान साइंस की तरफ मुख्तलिफ हो सकता है, चाहे वो ग्लोबल इश्यूज़ ही क्यों ना हो, सच एज़ क्लाइमेट चेंज या कोरोना पेंडेमिक का इशू है। तो हर खित्ते में जो इंसान बस रहे हैं वो उसको अपनी अपनी इंडिजिनस फॉर्मेशन ऑफ नॉलेज के मुताबिक डील कर सकते हैं। किस हद तक ये मुमकिन है? क्या हमें ग्लोबल इश्यूज़ को ग्लोबली ही टैकल करना है, या कि हमें इंडिजिनस नॉलेज के मुताबिक उसको टैकल करना चाहिए? ये सवाल आज के दौर का इंतहाई अहम सवाल है। मैं ये चाहूँगा कि आप इस पे ज़रूर सोचें और हमें अपने जवाबात से आगाह करें। थैंक यू वेरी मच।